तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आज के क्लास में, आज के लेक्चर में, आज के दिन। तो बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ये फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें कि पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा फोर्स के बारे में, इनर्शिया क्या होता है इनर्शिया के बारे में देखा, इंपल्स मोमेंटम क्या होता है उसके बारे में देखा। पार्ट 2 में हम लोगों ने सेकेंड लॉ के बारे में देखा, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या होता है, प्रॉब्लम्स हम लोगों ने देखा, पुल्ली ब्लॉक सिस्टम देखा, रॉकेट प्रोपल्शन थ्योरी देखा हम लोगों ने। और आज जो हमारा ये पार्ट 3 है, इसमें हम लोग देखेंगे न्यूटन्स के थर्ड लॉ के बारे में, न्यूटन्स के जो सेकेंड लॉ है कहां कहां वैलिड होगा, कहां नहीं वैलिड होगा, मतलब जहां नहीं वैलिड होगा वहां पे हम लोग वैलिड कराएंगे, सूडो फोर्स के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम लोग इंक्लाइंड प्लेन का कंसेप्ट देखेंगे, जो कि इंक्लाइंड प्लेन ऐसे होता है, इंक्लाइन होता है, इस पे कोई ब्लॉक्स क्या करता है, फिसलता है, तो ये चीज हम देखेंगे। और मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, मतलब जो बॉडीज बहुत सारे हैं कनेक्टेड होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो आशा करते हैं ये हमारा लेक्चर आज लास्ट होगा। इस लेक्चर में हम लोग टोटल लिफ्ट वाला भी कंसेप्ट हम लोग देखेंगे, लिफ्ट का प्रॉब्लम जो कहीं क्वेश्चन में आता है, एग्जाम में पूछा जाता है, वो हम देखेंगे। तो बच्चों, आप लोग इस लेक्चर को पूरा देखेंगे, कंप्लीट शुरू से अंत तक बने रहेंगे हमारे लेक्चर में, ताकि आपका ये चैप्टर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है ना बच्चों? नीट के लिए पढ़ रहे हैं तो बस नीट के लिए अगर पढ़ रहे हैं, अगर सपना हमारा है एमबीबीएस डॉक्टर बनना, तो फिर मेहनत भी वैसा ही करना होगा। तो आप लोग नीट का क्वेश्चन बैंक साइड में रखेंगे, नीट के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे। क्या आपसे क्वेश्चन बैंक बन रहा है इस लेक्चर के बाद? अगर आपसे इस लेक्चर को करने के बाद नीट का क्वेश्चन बैंक बन रहा है, पीवाईक्यू सॉल्व हो रहा है, उसके बाद अलग अलग कोचिंग के मॉड्यूल्स हैं वो बन रहे हैं, तो फिर आपके लिए ये लेक्चर फायदेमंद रहा है। ठीक है ना बच्चों? तो हम लोग यही आशा करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छा कंसेप्ट सिखा दे। मेरा बस यही मोटिव है कि जो मेरा लेक्चर डिलीवर करने का तरीका है, हम अपने बच्चों तक जो पहुंच रहे हैं ये अच्छे से पहुंच पाए, अच्छे से पढ़ा सके, ताकि बच्चों को फिजिक्स आसान लगे, बायोलॉजी आसान लगे। हालांकि हमने बायोलॉजी का भी लेक्चर स्टार्ट किया है, 2 चैप्टर हमने कंप्लीट करा रखा है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? आज हम लोग देखते हैं पार्ट 3, ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 3। चलिए देखिए, इसमें हम लोग देखते हैं पहला टॉपिक हमारा इंक्लाइंड प्लेन। क्या है? इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन के बहुत सारे क्वेश्चंस, चाहे वो जेईई मेंस के पीवाईक्यू में देखने मिल जाएंगे आपको, चाहे वो नीट के पीवाईक्यू में देखने मिल जाएंगे आपको। दुनिया इंडिया में जाए जो भी एग्जाम हो रहा फिजिक्स से रिलेटेड, आपको इंक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसके बाद इसको देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले देखते हैं इंक्लाइंड प्लेन होता क्या है। इंक्लाइंड प्लेन आखिरकार होता क्या है, हम लोग सबसे पहले देखेंगे बउआ कि इंक्लाइंड प्लेन होता क्या है। इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है? देखो गौर से सुनो, कभी तुम देखे होगे बचपन में झूला पे से चलते थे, स्लिप करते थे। तो अब जो हम इंक्लाइंड प्लेन अभी पढ़ेंगे, इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे बिना फ्रिक्शन वाला, क्या पढ़ेंगे? बिना फ्रिक्शन वाला। मतलब हम इंक्लाइंड प्लेन देखेंगे जिसमें कि फ्रिक्शन का कोई यूज नहीं होगा। अभी फ्रिक्शन का कोई यूज नहीं करेंगे हम लोग, फ्रिक्शन नहीं होगा। बिना फ्रिक्शन का इंक्लाइंड प्लेन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है ना? जब हम लोग फ्रिक्शन टॉपिक को कवर करेंगे ना, उस वक्त फिर दिखेगा। ठीक है ना? ये फ्रिक्शन हम लोग अलग से कवर करेंगे। क्लियर है ना बउआ? चलिए, इंक्लाइंड प्लेन में हम लोग फ्रिक्शन को निगलेक्ट करेंगे, फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे। याद रखना। जी सर, बिल्कुल याद रखेंगे। देखो मान लो ये ऐसा कहीं इंक्लाइंड प्लेन होता है जो किसी थीटा एंगल पे इंक्लाइंड होता है। क्लियर है ना बउआ? अरे बोलना यार। जी सर क्लियर है, आप बताइएगा नहीं क्लियर होगा। जी पूछ रहे, उसीलिए पूछ रहे। चलिए, अब यहां पे कोई ब्लॉक्स रखा हुआ है, ऐसे करके सवाल पूछता है। यहां पे कोई मान लो एम मास का ब्लॉक्स रखा हुआ है और यहां पे किसी रस्सी से बंधा हुआ है, यहां पे किसी रस्सी से ये ब्लॉक्स जो है ये बंधा हुआ है। तो ऐसे करके ब्लॉक्स रखा हुआ है, ब्लॉक्स जो है रस्सी से बंधा हुआ है। तो एक बात बताओ, जब रस्सी से बांधे हैं तो क्या यह टेंशन लगेगा ना बउआ? जी सर लगेगा। ठीक है सर, ग्रेविटी भी लगेगा इसके नीचे एम जी? जी सर लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तुम देखते जाओ, इंक्लाइंड प्लेन में तुम सारा फोर्स देख लोगे। अब एक और बताओ, क्या 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 इस पे नॉर्मल लगेगा? जी सर लगेगा। सरफेस से परपेंडिकुलर होता है? जी सर
सरफेस से परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल। क्लियर है ना बउआ? जी सर क्लियर है, एक मिनट रुक जाओ। चलिए, तो सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। अब एक बात बताओ, क्या सर? अब देखो एक बात, ये थीटा एंगल है। अब इस mg को दो कंपोनेंट में बांटेंगे, एक इधर होगा और एक इधर होगा। यहां पे एंगल थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा। mg का दो कंपोनेंट होगा बउआ, एक होगा जहां थीटा वहां mg cos थीटा, और जहां थीटा नहीं वहां mg sin थीटा। अरे बउआ बोलो ना यार, समझ रहे हो ना? जी सर समझ रहे हैं। अब यहां जो है तुम लिख सकते हो टेंशन जो होता है इंक्लाइंड प्लेन पे mg sin थीटा के बराबर कर सकते हो ना? रट लो, याद रखो, ठीक है ना? क्लियर ना? थीटा एंगल बना है तो टेंशन किसके बराबर होगा? सर mg sin थीटा के। क्लियर ना? जी सर क्लियर है। अब देखो गौर से, और यहां पे नॉर्मल कोई तुमसे पूछेगा तो करोगे mg cos थीटा। क्लियर है? जी सर क्लियर है। mg cos थीटा लगा करके तुम क्लियर कर सकते हो। अगर मान लो ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं, अगर दोनों को हम डिवाइड करते हैं, अगर 1 को डिवाइड करते हैं 2 से, जी सर करिए ना, तो क्या होगा? t बराबर mg sin थीटा, है ना? जी सर। और डिवाइडेड बाय कितना है? n बराबर mg क्या है बउआ? cos थीटा, है ना? जी सर। mg से mg कट गया, जी सर कट गया, मतलब सर t बाय n किसके बराबर है? tan थीटा के बराबर। किसके बराबर? क्योंकि sin थीटा बाय cos थीटा क्या होता है? tan थीटा। ये क्लियर है ना? याद रखोगे? क्लियर है ना? अगर टेंशन दे देगा और एंगल दे देगा तो आप लोग आराम से नॉर्मल निकाल सकते हैं ना? ठीक है ना? ठीक है सर, निकाल सकते हैं। याद रखोगे ना? इंक्लाइंड प्लेन को हम लोग अभी फ्रिक्शनलेस माने। फ्रिक्शन नहीं है मतलब क्या है? क्या है? फ्रिक्शन नहीं है मतलब क्या है? फ्रिक्शन लेस है सर। फ्रिक्शन लेस सरफेस है। फ्रिक्शन लेस, ये हमारा जो सरफेस है ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है। क्या है? फ्रिक्शन लेस सरफेस है। समझ रहे हो ना? जी सर समझ रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। इंक्लाइंड प्लेन देख लिए। अब गौर करना, मान लो कोई बॉडी है, कोई ये बॉडी है ना, ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। कितना एंगल पे? ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। तो कोई तुमसे कहेगा यहां पे कोई ब्लॉक्स है, एम मास का ब्लॉक्स है, ये जो गिर रहा है, गिरने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा? सर अब हम ना सीख चुके हैं। क्या सीख लिए? सर ऊपर लगेगा नॉर्मल, नीचे लगेगा सर mg cos थीटा। समझ गए ना? जी सर समझ गए। अब एक बात बताओ, इधर कौन सा फोर्स लगेगा? अरे बोलो ना यार, mg sin थीटा लगेगा ना? जी सर लगेगा। तो गिरने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है सर? सर ये mg sin थीटा। कोई ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन से गिर रहा है, जी सर, तो गिरने में जो है कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है सर? mg sin थीटा। क्लियर है ना रे बउआ? तो mg sin थीटा के लिए ये कोई बॉडी गिर रहा है, मतलब ये बॉडी का एक्सेलरेशन इधर होगा ना? जी सर होगा। मतलब जब इसको किसी रस्सी से नहीं बांधे हैं, जब ये इंक्लाइंड प्लेन फ्रिक्शन लेस है, तो ये ब्लॉक गिरेगा ना? बिल्कुल गिरेगा सर। तो कौन सा फोर्स गिरने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? mg sin थीटा। क्लियर है? mg sin थीटा। अब जब नीचे गिर रहा है तो क्या होगा? एक्सेलरेशन आएगा, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा। तो यहां पे इस फोर्स गिरने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, याद रखना। जो अगर कोई बॉडी नीचे की ओर गिर रहा है तो ये वाला रिस्पॉन्सिबल है। मतलब तुम ऐसे लिख सकते हो ना रे, mg sin थीटा बराबर ma। लिखोगे ना? लिखोगे ना? गिरने के लिए रिस्पॉन्सिबल ये फोर्स है, तो फोर्स बराबर तुम लोग जानते हो न्यूटन के सेकंड लॉ से, F बराबर ma। क्लियर है ना? तुमको F बराबर ma का हमेशा लगभग 95% क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो F बराबर ma से सॉल्व करना होगा। तो यहां से तुम बउआ एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते हो, mg sin थीटा बट्टा m से m कट गया, a बराबर g sin थीटा। वाओ, ये रटना पड़ता है बच्चे को, ये रटना पड़ता है, मानो कि नहीं मानो, लेकिन ये चीज तुमको दिखा दिए कि ये आया कहां से। तो एक्सेलरेशन जो आया किसी ब्लॉक में वो किसके बराबर था रे बउआ? g sin थीटा के बराबर। तो इसको लिखने का प्रयास करना। वीडियो
चलिए, तो ये चीज याद रखना। यहां पे हम लोगों ने देखा कि टेंशन जो है mg sin थीटा के बराबर है। जब रस्सी कटा तो ये गिरेगा ना जी सर, गिरेगा, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, गिरेगा तो कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है सर? mg sin थीटा रिस्पॉन्सिबल है गिरने के लिए जी सर। तो mg sin थीटा की वजह से गिरा तो एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन का वैल्यू g sin थीटा हुआ, एक्सेलरेशन का वैल्यू g sin थीटा हुआ। क्लियर ना जी सर? क्लियर है सर। थीटा कैसे निकालोगे पता चल गया ना? याद रखना हम लोग क्या निकाले थे ऊपर में? टेंशन को नॉर्मल से डिवाइड कर दिए तो यहां से आया tan थीटा के बराबर आया ना। अब हम लोग जानेंगे ये चीज हमारा कम देखने को मिलेगा फ्रिक्शन पे। जब हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन चैप्टर उसमें इंक्लाइंड प्लेन का चर्चा करता है। यहां टेंशन रस्सी दिया स्प्रिंग से बांध देगा, हम सवाल देखेंगे अभी, तो चीज निकालना पड़ेगा मेरे को। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये बाबू जो है छिलक रहा है। बचपन में हम लोग भी यहां से नीचे की ओर आते थे न रे बउआ, बचपन में भी नीचे की ओर आते थे तो एक्सेलरेशन होता था। लेकिन ये जो होता था, ये जो सरफेस था, ये जो सरफेस है, ये जो है इसमें तो फ्रिक्शन था ना। बचपन में देखते थे किसी किसी का पेंट भी फटा हुआ है इससे, तो ये इसमें फ्रिक्शन था। लेकिन अभी जो हम लोग इंक्लाइंड प्लेन पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे बउआ फ्रिक्शनलेस। क्या पढ़ रहे हैं? फ्रिक्शनलेस। अभी जो इंक्लाइंड प्लेन पढ़ रहे हैं वो फ्रिक्शनलेस पढ़ रहे हैं। क्लियर ना? तो कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है गिरने के लिए? mg sin थीटा। कौन सा फोर्स? mg sin थीटा। चलिए सर समझ गए, आगे बढ़िए जी। बिल्कुल बढ़ेंगे। अब गौर करो सवाल पे, हम सवाल देखते हैं, मेनली देखते हैं। क्वेश्चन है ए बॉडी सोन इन फिगर एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और बच्चा यहीं पे मिस्टेक करता है, टेंशन बराबर ले लेता है। बच्चा यहीं पे मिस्टेक करता है। क्या करता है? देखो यहां पे ले लेता है टेंशन बराबर mg sin थीटा और गलत हो जाता है। ऊपर की ओर टेंशन और नीचे की ओर mg sin थीटा, यहीं पे गड़बड़ करता है। क्लियर है ना? यहीं पे गड़बड़ करता है। तो मेरे को क्या करना है? मेरे को करना है कुछ नहीं, ऊपर है टेंशन, इधर आ रहा है एक्सेलरेशन, तो कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा? ये वाला कि ये वाला? सर ये वाला। तो तुम लिख सकते हो mg sin 37 माइनस t बराबर ma। अब ये इक्वेशन वैलिड है, अब यहां से क्या कर सकते हो तुम? यहां से कर सकते हो m का मान कितना है? 12, g का मान होता है 10, sin 37 3/5 माइनस टेंशन दिया हुआ है, क्या टेंशन पूछ रहा है? t बराबर 12 m का मास, और एक कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 2। अब यहां से सॉल्व करो, कितना हो जाएगा सर? 120 गुने 3/5, और इसको उधर भेजो, 12 दूना 24, तो -24 बराबर t। अब यहां पे देखो क्या होगा, कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 4 जा 20, 24 3 72, 4 तिया 12, 3 दूना 6 7, 72 माइनस 24, ये टेंशन का मान आएगा। अब कितना आएगा सर? 12 में से 4 गया 8 बचेगा, 6 में से 2 गया 4 48, कितना आया हमारा? 48। तो ये होता है क्वेश्चन बनाने का तरीका। तो सवाल एग्जामिनर तो ओडिशा जेई का है, लेकिन बच्चा गड़बड़ कहां पे करेगा हमने वो भी बता दिया कि t बराबर mg sin थीटा लेके गलत करना है। यहां पे एक्सेलरेशन ना आया है जी सर, आया है इस वजह से। क्लियर है? चलिए सर हम लोग समझ गए। तो इस रेडियस का कोई काम, इसका कोई काम नहीं, चलिए नेक्स्ट सवाल आगे की ओर हम बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? ब्लॉक ऑफ मास 15 kg का ब्लॉक है, ठीक है सर, हेल्ड बाय ए स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, एक रस्सी से बंधा हुआ है 30 डिग्री के एंगल पे। द टेंशन T इन द स्ट्रिंग इज, टेंशन T पूछ रहा है। अच्छा सर, AMU इंजीनियरिंग 2012 का सवाल है। तो यहां पे कोई एक्सेलरेशन है क्या रे बउआ? नहीं है ना, तो एक्सेलरेशन का कोई काम नहीं है। मतलब ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है। कहां है इक्विलिब्रियम में? सीधे लगा दो टेंशन T बराबर mg sin थीटा। क्या लगा दोगे बाबू? टेंशन T बराबर mg sin थीटा। यहां पे तुम टेंशन निकालना है, मास कितना है? 15 kg, जी का मान लगभग 10 लेंगे, और साइन थीटा मतलब कितना लेंगे? साइन 30 डिग्री। अरे बउआ अब टी ले लिए तो ये 150 हो गया, और साइन 30 का मान कितना होता है? आधा, 1/2 करोगे ना, कितना होगा? 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, 75 है कहीं, ऑप्शन नंबर सी।
तो जब तुम कंसेप्ट सीख लेते हो फिर ये क्वेश्चंस क्या है यार, जब तुम जान गए उसका फैक्टर कि यार ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे प्रूफ हुआ है, तो फिर आसान लगने लगता कोई भी क्वेश्चन। देख रहे हो इंजीनियरिंग क्वेश्चन एएमयू में पूछा गया 2012 का सवाल है, तो जब तब तक ही नहीं तुमसे बनेगा जब तक तुमको कंसेप्ट नहीं पता है। हमने सारा कंसेप्ट दे रखा है, हमने सारा कंसेप्ट अभी बताए हैं। ये चीज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये चीज आप ध्यान में याद रखेंगे। जब तक कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जब तक इक्विलिब्रियम में है, जब एक्सेलरेशन आएगा तो एक्सेलरेशन का वैल्यू ये है। क्लियर है ना, समझ गए ना? जी सर समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंक्लाइंड प्लेन का है, एएमयू इंजीनियरिंग 2009 का क्वेश्चन है। टू ब्लॉक ऑफ मास m एंड 2m, दो ब्लॉक है, एक का मास m है, एक का 2m है, आर एट कनेक्टेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर फ्रिक्शनलेस पुल्ली। ठीक है सर। द मास m इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ प्लेन, इफ द सिस्टम इज रिलीज द ब्लॉक मूव्स एक्सेलरेशन। मतलब ब्लॉक को मूव करेगा अगर सिस्टम को रिलीज किया जाएगा। ठीक है सर। इसके नीचे फोर्स लगेगा 2mg, इसके इधर लगेगा mg साइन 30 डिग्री। जी सर क्लियर है। तो तुमको एक्सेलरेशन निकालना है ना? जी सर निकालना तो है। तो ये वाला फोर्स 2mg है ना, ये बड़ा है और ये छोटा, तो क्या करोगे 2mg माइनस mg साइन 30, mg साइन 30। क्लियर है ना? क्या रहा है कि इफ द सिस्टम इज रिलीज्ड ब्लॉक मूव्स विथ एन एक्सेलरेशन, तो रिलीज किए ये नीचे आएगा। जी सर। तो 2mg में से इसको घटाएंगे, हमने बताया बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला अपॉन में टोटल मास, तो वो है m और ये है 2m। तो कितना हो गया? ये हो जाएगा 2mg माइनस mg साइन 30, साइन 30 कितना होता है आधा, तो हो जाएगा mg/2 डिवाइडेड बाई 3m। अब mg में से आधा घटेगा तो क्या बचेगा 1.5 mg डिवाइडेड बाई 3m। m से m गया 15, क्या लिख सकते हो 15, जी के टर्म में है क्या? जी के टर्म में है, तो इसको लिख सकते हो तुम 1.5 को 15 बाय 30g। अब इसको काटो तो 5 तिरिक 15 और 5 6 जा 30, कितना हो गया 3g। ये भी कटेगा 3 2 जा 6, तो कितना होगा बउआ? ये कितना हो जाएगा g/2। देखो कहीं है ऑप्शन g/2। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट सवाल आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग प्रोसीड करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे? मोशन ऑफ कनेक्टेड मास सिस्टम। मोशन ऑफ कनेक्टेड मास सिस्टम, इस तरह का बॉडी है, इधर कनेक्टेड है, इधर कनेक्टेड है। अब तुम लोग पता किधर बॉडी गिरेगा, तुम लोग पता किधर बॉडी गिरेगा, किधर गिरेगा सर? जिधर ज्यादा है उधर गिरेगा। मतलब ये 5 kg का एक्सेलरेशन नीचे होगा। जी सर। ये 3 kg का ऊपर होगा, तो नीचे कितना लगेगा 3g, इधर कितना लगेगा 5g। ऐसे करके तो यहां तक तो तुम बेसिक चीज जान गए। इसका टेंशन इधर लगेगा मान लो T1, इधर लगेगा मान लो T2। क्लियर है? या इसको T1 मानो, इसको T1 मानो, इसको T2 मानो, क्योंकि उधर बड़ा बॉडी है, इसको इधर लगे, बॉडी से दूर ना है, तो यहां पे T1 मान लो और यहां पे T2 मान लो। इसको T2 माने तो इसके भी बॉडी से दूर लगेगा T2 ही लगेगा, रस्सी से में इसके भी बॉडी से दूर लगेगा T1 ही लगेगा, बॉडी से दूर। हमेशा टेंशन अवे फ्रॉम दी बॉडी लगता है। अब पूछ क्या रहा? फाइंड ए। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ए T1 T2। तो सबसे पहले ए निकालने का तरीका, ए निकालने का तरीका क्या होता है सर? बड़का फोर्स माइनस छोटका फोर्स, तो बड़का है 5g माइनस छोटका फोर्स अपॉन में टोटल मास 5 + 3, तो कितना हो गया सर? 5 में से 2 गए तो ये हो गया 2g, अब बाय 5 3 8, 2 4 जा 8, ये हो जाएगा g/4। क्लियर ना? एक्सेलरेशन आ गया g/4। T1 निकालना है तो इक्वेशन लिख दो, ये नीचे आ रहा है तो 5g बड़ा होगा माइनस T1 बराबर हो जाएगा 5a। यहां से T1 निकल जाएगा, a निकल गया, और T2 निकालना है, ये बॉडी ऊपर जा रहा मतलब T2 डोमिनेट करेगा, T2 माइनस 3g बराबर 3a। ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो T1 निकलेगा, इसको सॉल्व करोगे तो T2 निकलेगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, ऐसा क्वेश्चन पूछता है मोशन ऑफ कनेक्टेड सिस्टम से। चलिए सर हम देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन
तो याद रखोगे ना इस तरह का क्वेश्चन। अब जैसे कि मान लो हम इस तरह का क्वेश्चन देते हैं, मान लो ऐसा क्वेश्चन हम कहीं आपको देते हैं, ये टेबल है, यहां पे मान लो 10 केजी का मास रखा हुआ है, यहां पे 10 केजी का मास रखा है ना, और इसको किसी रस्सी की मदद से ठीक है, यह 5 किलो का, और इधर भी किसी रस्सी, इधर भी मान लो पुल्ली है एक, इधर भी किसी रस्सी, दूसरा रस्सी है, इसको छोटा कर दो। अब ये है, ये मान लो ये है तुमको 2 केजी का। अब यहां पे तुमसे पूछा जाएगा, यहां से तुमसे पूछा जाएगा फाइंड, सबसे पहला ए नंबर में पूछा जाएगा एक्सेलरेशन, बी नंबर में पूछा जाएगा टेंशन फोर्स। क्या पूछा जाएगा? टेंशन। क्या पूछा जाएगा? क्या पूछा जाएगा बउआ? टेंशन फोर्स। तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले गौर करो, सवाल को देखो और सवाल को गौर करो कि यहां पे टेंशन लगेगा, ऊपर बड़ा फोर्स है तो नीचे क्या लगेगा सर? 5G। इधर नीचे क्या लगेगा सर? 2G। क्लियर है ना? ये टेंशन बड़ा फोर्स, इसको मान लो टेंशन T1, इसके बॉडी से भी दूर लगेगा T1। क्या लगेगा? T1 हमेशा बॉडी से दूर लगता है, इसके बॉडी से दूर ये T2 और ये बॉडी से दूर T2, क्योंकि रस्सी सेम टेंशन सेम, रस्सी सेम टेंशन सेम। अब गौर से देखो, यहां पे तुम एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते हो क्या? यहां पे एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते हो क्या? क्या होगा? बड़का फोर्स कौन होगा? ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है क्या? ये वाला बॉडी नीचे लाएगा ना, ये वाला बॉडी नीचे लाएगा, क्योंकि 5 केजी का, वो 2 केजी का, ये नीचे लाएगा, एक्सेलरेशन नीचे है। ये ऊपर जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन ऊपर है, तो इसके नीचे एक्सेलरेशन मतलब ये डोमिनेट करेगा फोर्स, तो ये हो जाएगा 5G माइनस 2G। अब बटे टोटल है 5 2 7। क्लियर ना? जी सर। तो कितना हो जाएगा? ये 5 में से 2 गया, 3G/7। तो ऐसे करके तुम एक्सेलरेशन निकाल लोगे। क्लियर है? जी का मान रख दो, तो 3 गुने 10/7 मतलब 30/7। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन तुम कर सकते हो। ठीक है ना? क्लियर है ना बउआ? हाँ। तो याद रखोगे, इस तरह का सवाल पूछा जाएगा। यहां से टेंशन निकालना है तो डोमिनेट कर रहा 5G, तो 5G में से माइनस करो T1 बराबर करो 5A। ये इक्वेशन 1 हमारा हो गया। अब यहां पे इक्वेशन 2 लिखना है, तो कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा है? तो बॉडी ऊपर जा रहा है, मतलब ये फोर्स डोमिनेट कर रहा है, तो T2 माइनस 2G बराबर 2A। क्लियर है ना बउआ? ये इक्वेशन 2 हो गया। तो इक्वेशन सॉल्व करके तुम ले आ सकते हो टेंशन का वैल्यू। क्या ले आ सकते हो? टेंशन का मान आराम से तुम निकाल सकते हो। क्लियर है ना? उम्मीद करें ना समझ में आ गया आप लोगों को? जी सर समझ गए। चलिए अब आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आईआईटी जेईई 2001 का क्वेश्चन है, आईआईटी जेईई 2001 का क्वेश्चन है। क्या सवाल क्या कह रहा है? द पुल्ली एंड स्ट्रिंग्स ऑन इन द फिगर आर स्मूथ। बिल्कुल स्मूथ होगा सर, फ्रिक्शनलेस होगा सर। क्यों सर? क्योंकि फ्रिक्शन चैप्टर में जब हम पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग फ्रिक्शन का यूज करेंगे। निग्लिजिबल मास, निग्लिजिबल मास, ये पुल्ली का मास निग्लिजिबल है। फॉर सिस्टम रिमेन्स इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सर नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होगा? 0, मतलब ऊपर वाला नीचे के बराबर, दाया वाला बाया के बराबर। तो कह रहा थीटा एंगल फाइंड करने के लिए बहुत आसान सवाल है। देखो एक बात बता, एक ही रस्सी से गया है, तो एक बात बता, इसका टी इधर होगा तो टी कॉस थीटा, इसका भी टी इधर होगा, टी कॉस थीटा। चलो सर समझ गए। इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा टी साइन थीटा, इधर भी होगा टी साइन थीटा। जब ये इक्विलिब्रियम है तो ये दोनों फोर्स बराबर होगा, कट गया। ऊपर वाला फोर्स कितना है? 2T बराबर, नीचे वाला कितना लगेगा नीचे में? √2mg, √2mg, तो बराबर √2mg। m से m नहीं, m। एक मिनट, देखो √2mg, √2mg। अब यहां t, एक बात होता है टेंशन t लग रहा है, इधर भी टेंशन t लग रहा होगा, तो टेंशन t बराबर क्या लिखेंगे? mg लिखेंगे ना, नीचे mg लगेगा। तो यहां से 2mg लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर √2mg।
यहां से एम जी कट गया, जी सर कट गया, तो कॉस थीटा बराबर क्या लिखोगे, √2/2, √2 हटा दो, ऊपर √2, नीचे √2 से गुना कर दो, तो कितना निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, कॉस थीटा बराबर कितना निकल के आएगा, 2/2 2 से 2 कट गया, 1/√2। अब बताओ कॉस 1/√2 कब होता, थीटा बराबर 45 डिग्री। क्या झंडू सा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन है बाबू, ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फर्जी सवाल सब है। आईआईटी में पूछे या नीट में पूछे, मेरे को कंसेप्ट अगर पता है तो दुनिया के किसी एग्जाम में पूछ ले, सवाल तो बनना ही है। तो देख रहे हो ये क्वेश्चन था हमारा। तो याद रखोगे, कंसेप्ट को सीखो, तरीका को सीखो, तरीका को जानो कि कह क्या रहा आखिरकार, तरीका को जान लोगे फिर क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा, ठीक है ना बाबू, क्वेश्चन बहुत आसान। चलिए आगे की ओर हम देखते हैं, आगे की ओर हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक अब आ गया, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्प्रिंग फोर्स। क्या है बाबू, स्प्रिंग फोर्स। तो कभी देखे स्प्रिंग को खींचते होगे, छोड़ते हो वापस वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। कभी स्प्रिंग को खींचने हो, खींचने को क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं, खींचने को क्या बोलते हैं बाबू, ये जो एक्सटेंशन हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सटेंशन। और वापस दाबने को क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेशन। क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन। तो एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं या इलोंगेशन भी बोल सकते हो ना यार, इलोंगेशन। तो स्प्रिंग के केस में हम लोग देखेंगे कॉम्प्रेशन और इलोंगेशन के बारे में। स्प्रिंग फोर्स से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, नीट के पीवाईक्यू देखेंगे, आप उठा करके देख लीजिए क्वेश्चन बैंक, या जेई के पीवाईक्यू उठा करके देख सकते हैं आप लोग। तो ये स्प्रिंग फोर्स से भी सवाल लेते हैं, क्योंकि जो रस्सी हम लोग देखे ना टेंशन, वो स्प्रिंग कहीं कहीं यूज कर लेता है, स्प्रिंग को लगा देता है। तो जब तक हमको स्प्रिंग फोर्स नहीं पता होगा तब तक मेरे को दिक्कत होगा। तो अभी ये नॉर्मल पोजीशन पे ही है, ये हमारे स्प्रिंग का लेंथ एल है, इसको बोलते हैं नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। क्या बोलते हैं बउआ, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है, जो ओरिजिनल है, नेचुरल लेंथ। अब ये खिंचा गया, मान लो यहां तक इसका लेंथ है, इतना दूर ये खिंचा के आ गया, ये एक्स बोलते हैं इसको। ये होता है इलोंगेशन। क्या होता है, एक्स, एक्स इलोंगेशन भी हो सकता है, एक्स हमारा ना, एक्स ना इलोंगेशन भी हो सकता है, या एक्सटेंशन और कॉम्प्रेशन भी हो सकता है। क्लियर ना, दाबोगे तो कॉम्प्रेशन, खींचोगे तो इलोंगेशन, छोड़ दोगे नेचुरल लेंथ, छोड़ दोगे नेचुरल लेंथ। चलिए सर, तो जैसे ही इसको खींचे हैं, यहां पे किसी मास, किसी मास को टांग दिए, यहां पे हुक में लगा दिए और छोड़ दिए, स्प्रिंग को खींच लिया, या इसको दाबोगे तो कंप्रेस होगा स्प्रिंग। तो याद रखना, कंप्रेशन और एक्सटेंशन या इलोंगेशन का मतलब क्या होता है, नेचुरल लेंथ क्या होता है स्प्रिंग का। क्लियर है, नेचुरल लेंथ। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो याद रखना, नेचुरल लेंथ से अगर खींचोगे तो कंप्रेशन होगा, नेचुरल लेंथ से दाबोगे तो इलोंगेशन, मतलब सॉरी, नेचुरल लेंथ से खींचोगे तो वो इलोंगेशन होगा और नेचुरल लेंथ से दाबोगे तो वो कंप्रेशन होगा। देखो जैसे कि देखो सवाल, मान लो ये मान लो स्प्रिंग है, इसका लेंथ क्या है, एल। जो ओरिजिनल इसका लेंथ है उसको बोलते हैं नेचुरल लेंथ। क्या बोलते हैं, ये एल इसका क्या है, नेचुरल लेंथ। क्या है, नेचुरल लेंथ किसका है, स्प्रिंग का। नेचुरल लेंथ किसका है, स्प्रिंग का। अब देखो, इस नेचुरल लेंथ से हम लोग स्प्रिंग को क्या कर रहे हैं। अब ये अगर स्प्रिंग मान लो छोटा हो गया, मान लो छोटा हो गया, छोटा क्यों हुआ सर, क्योंकि हमने इस पे फोर्स लगाया, एफ लगाया, एक्सटर्नल फोर्स। जब स्प्रिंग पे फोर्स लगाएंगे, छोटा हो गया, कितना छोटा हुआ, नेचुरल लेंथ से मान लेते एक्स छोटा हुआ। कितना छोटा हुआ बाबू, एक्स। इस एक्स को बोलते हैं कॉम्प्रेशन। क्या बोलते हैं, इस एक्स को बोलेंगे अभी हम लोग कॉम्प्रेशन। क्या बोलेंगे बउआ, इस एक्स को हम लोग बोलेंगे, इस एक्स को बोलेंगे हम लोग कॉम्प्रेशन। क्लियर है ना, कॉम्प्रेशन बोलेंगे। तो जब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, जब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो स्प्रिंग में खुद पे खुद स्प्रिंग फोर्स तैयार हुआ होगा। जैसे एक्सटर्नल को हटाओगे, वापस स्प्रिंग अपना नेचुरल लेंथ में आना चाहेगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहेगा। ये क्या है, ये यहां पे इसका ओरिजिनल पोजीशन है। क्या है ये, ओरिजिनल पोजीशन। ये ओरिजिनल पोजीशन है किसका, स्प्रिंग का। और खींच के तुम यहां ले आए हो, ये फाइनल पोजीशन है स्प्रिंग का, फाइनल पोजीशन है स्प्रिंग का। ओरिजिनल पोजीशन या इसको बोलते इनिशियल। तो इनिशियल पोजीशन था स्प्रिंग का,
इसको खींच के लाए हो, फाइनल पोजीशन पे लाए हो, तो कितना खींचे हो सर? एक्स खींचो तो कंप्रेशन कहलाता है। तो याद रखना हमेशा कि जब तुम एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे स्प्रिंग के ऊपर, तो स्प्रिंग इधर से लगाएगा फोर्स, हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के उल्टा होता है। हमेशा स्प्रिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के उल्टा होता है, एक्सटर्नल फोर्स के उल्टा होता है। तो देखो जैसे हम फोर्स अप्लाई किए तो इधर से लगेगा स्प्रिंग फोर्स, क्या लगेगा? स्प्रिंग फोर्स, जो स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाएगा। जैसे एक्सटर्नल फोर्स लगाए ना तुम स्प्रिंग पे या खींचे, तो एक्सटर्नल फोर्स लगा के खींचे या दबाए, तो स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो गया होगा स्प्रिंग फोर्स। क्या हो गया होगा? स्प्रिंग फोर्स। जब ये तुम एक्सटर्नल फोर्स हटाओगे, वापस से ये स्प्रिंग अपने शेप को, अपने स्टेट को रीगेन कर लेगा, वापस से अपने स्टेट में आना चाहेगा। वो जो फोर्स लाया इसको वापस से अपने स्टेट पे, उसको बोलते हैं हम लोग स्प्रिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग फोर्स। तो याद रखना, अगर मान लो एक और कंडीशन हम लोग देखते हैं, एक और हम लोग कंडीशन देखते हैं, यहां पे थोड़ा सा स्पेस हम लोग आगे देखते हैं। देखो मान लो, क्या मानोगे सर? मानोगे ये कि ये स्प्रिंग था, ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ L है। अब इस स्प्रिंग को खींचे हो फोर्स लगा के, एक्सटर्नल फोर्स लगा के खींचे हो। जी सर खींचे तो है। अब जब खींचे हो तो कहां था इसका? ये पोजीशन था, इनिशियल पोजीशन इसका यही था ना, इनिशियल था ना, ये यहां से खींचा गया, यहां तक आया, ये इसका क्या हो गया? फाइनल। क्या हो गया? फाइनल पोजीशन। तो इतना दूर के दूरी को हम लोग एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स। इस केस में एक्स हमारा होगा इलोंगेशन। क्या होगा बाबू? इलोंगेशन। इलोंगेशन किसका? स्प्रिंग का। तो स्प्रिंग को खींचे हो तो इसके पीछे स्टोर हो गया होगा स्प्रिंग फोर्स। क्या लगेगा? इसके जस्ट पीछे, इसके जस्ट पीछे स्प्रिंग फोर्स लगेगा। जैसे ही तुम एक्सटर्नल को हटाओगे, वापस से स्प्रिंग अपने नॉर्मल स्टेट पे आना चाहेगा। तो स्प्रिंग फोर्स बोलेगा क्या होता है बताओ? तो बोलोगे जब कभी स्प्रिंग पे एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो अपने वो स्टेट को क्या करता है? छोड़ देता है। या तो कंप्रेस हो जाता है या तो वो इलोंगेट हो जाता है, और वापस से उसको अपने जो स्टेट में आने में जो फोर्स मदद करता है उसी का नाम है स्प्रिंग फोर्स। क्या नाम है? स्प्रिंग फोर्स। सर स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू कितना होता है? याद रखना स्प्रिंग फोर्स होता है माइनस के एक्स। क्या होता है? माइनस के एक्स। माइनस कुछ भी नहीं, बस डायरेक्शन को दिखा रहा है। माइनस कुछ भी नहीं है, बस डायरेक्शन को बता रहा है। सर ठीक है सर, एक्स का मतलब समझ गए? कॉम्प्रेशन या इलोंगेशन। जी सर समझ गए। के का मतलब होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या है? स्प्रिंग के क्या है? के हमारा है स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या है बाबुआ? स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट का मान फिक्स होता है। स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है फिक्स होता है। एक स्प्रिंग के लिए एक ही होगा, फिक्स होगा। मतलब फिक्स का मतलब एक के लिए एक होगा, एक के लिए एक होगा, दो के लिए दो होगा। तो एक स्प्रिंग है तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट एक ही होगा, दो है तो दो होगा। क्लियर है ना? तो स्प्रिंग कांस्टेंट एक कांस्टेंट है, मान फिक्स है इसका। एक्स बता चुके हैं, इलोंगेशन या कॉम्प्रेशन ऑफ स्प्रिंग। क्लियर है? तो ये मेरा छोटा सा वीडियो स्प्रिंग पे था, ठीक है ना? चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। मैक्सिमम मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना बउआ? क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे लिख लेना पीछे कि स्प्रिंग फोर्स कितना के बराबर होता है? एफ एस पी। स्प्रिंग फोर्स होता है माइनस के एक्स। माइनस के एक्स, माइनस के एक्स का मतलब क्या हुआ? जैसे ही तुम इधर खींचे हो तो एक्स इधर ना हुआ, कंप्रेस हुआ ना, स्प्रिंग फोर्स ऐसे होगा। एक्स तुम्हारा ऐसे हुआ, ये तुम्हारा एक्स हुआ, तो ये स्प्रिंग फोर्स इधर होगा। ठीक है ना? स्प्रिंग फोर्स इधर होगा। क्लियर है ना? जी सर क्लियर है। कंप्रेस हुआ ऐसे, दूरी घटा, स्प्रिंग फोर्स ऐसे। अगर तुम्हारा एक्स इधर हुआ तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा। तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो माइनस साइन, बस ये निगेटिव साइन डायरेक्शन को बताता है बउआ। किसको बताता है? डायरेक्शन को बताता है। क्लियर ना? जी सर क्लियर। चलिए सर आते हैं क्वेश्चन पे। टॉपिक सूडो फोर्स। सूडो फोर्स पहले समझ लेते हैं। देखो सूडो फोर्स क्या होता है? सूडो फोर्स ये एक तरह का झूठा फोर्स है, वर्चुअल फोर्स है, जो वास्तविक में होता नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन मेरे को करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि न्यूटन बाबा ने क्या कहा था? न्यूटन बाबा ने कहा था कि अगर कोई बॉडी गति कर रहा हो, अगर कोई बॉडी मोशन में हो, मतलब एक्सेलरेशन होगा। जी सर। अगर उसका वेलोसिटी बार बार चेंज हो रहा हो, मतलब एक्सेलरेशन होगा। जी न्यूटन बाबा ने तो कहा था। न्यूटन ने क्या कहा था? F इज इक्वल टू एम ए। हम फिर बता रहे हैं, न्यूटन ने नहीं कहा था ये,
हम फिर बता रहे हैं, न्यूटन ने कहा कुछ और था, लेकिन हम लोग इस नियम को जानते हैं, F बराबर m। कब आता है F बराबर m? जब हमारा मास क्या होगा, क्या होगा, कांस्टेंट। क्या होगा, कांस्टेंट। जब हमारा मास क्या होगा, कांस्टेंट, तो न्यूटन बाबा के अकॉर्डिंग F बराबर क्या होगा, ma। क्या होगा, ma। ठीक है सर। सूडो फोर्स, जैसे देखो ये कोई गाड़ी चल रहा है और चलते चलते देख रहे हो कि ये जब इसके अंदर कुछ भी चीज टंगा हुआ है, ये पीछे की तरफ आता है, पीछे की तरफ आता है, तो कैसे आ रहा है वो भी हम समझेंगे। देखो सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं इस सूडो फोर्स के बारे में। क्या चीज, झूठा फोर्स, वर्चुअल फोर्स है यार, वर्चुअल है। चलो हम लोग देखते हैं, हमारा जो टॉपिक है सूडो फोर्स। सूडो फोर्स, झूठा फोर्स, वर्चुअल फोर्स। सर ये क्या होता है? तो सबसे पहले तुम एक चीज समझो, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल जानते हो क्या? इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में जानना होगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम अगर तुम जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो समझोगे बढ़िया से। देखो इनर्शियल फ्रेम जहां पे न्यूटन्स लॉ वैलिड है, इनर्शियल फ्रेम जहां पे न्यूटन बाबा का F बराबर m वैलिड है। F बराबर m क्या है, F बराबर m वैलिड है। जहां पे न्यूटन बाबा का लॉ वैलिड है वहां को बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम, वैसे फ्रेम को बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। क्लियर है ना? F बराबर m जहां पे न्यूटन लॉ वैलिड होगा। अगर कोई बोले इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, तो बोलोगे वेयर लॉज ऑफ न्यूटन, वेयर, या ऐसे लिखोगे वेयर सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन इज वैलिड। जहां पे न्यूटन का दूसरा नियम वैलिड होगा उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। और नॉन इनर्शियल जहां पे वेयर सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन इज नॉट वैलिड, जहां पे न्यूटन का दूसरा नियम वैलिड नहीं है, लेकिन वैलिड कराएंगे जबरदस्ती कराएंगे, उसी को तो कहते हैं सूडो फोर्स। जबरदस्ती कराएंगे उसी को तो कहते हैं सूडो फोर्स। क्लियर है ना? हाँ, सूडो फोर्स वर्चुअल होता है, एक वर्चुअल फोर्स होता है, झूठा फोर्स होता है। क्लियर है ना? अब देखो इनर्शियल फ्रेम, मान लो कि एक बस गाड़ी है, ये बस है। अब इसके ऊपर कुछ लटका हुआ, मान लो कोई बॉडी है, लटका हुआ है, बस जा रहा है v वेलोसिटी से, a एक्सेलरेशन से। अब गौर करना, अगर यहां पे बस के अंदर यहां पे एक लड़का बैठा खड़ा है, इस लड़का का नाम है राम। क्या खड़ा है? राम। अब देखो इसके बाहर एक लड़का खड़ा है, इसका नाम है श्याम। अब देखो, अब तुमसे पूछेगा, इसको बोलते हैं हम लोग बॉब। क्या बोलते हैं? बॉब, BOB, बॉब, जिसका मास m है। अब देखो तुमसे कोई पूछेगा राम के रिस्पेक्ट में बॉब जो है वो इनर्शियल फ्रेम की नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो बोलोगे क्या बोलोगे कि राम जो है वो है नॉन इनर्शियल फ्रेम में। किसमें है? नॉन इनर्शियल। राम जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में, लेकिन श्याम वो है इनर्शियल फ्रेम में। किसमें? इनर्शियल फ्रेम। याद रखना, राम जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है बॉब के लिए, और श्याम जो है वो इनर्शियल फ्रेम है बॉब के लिए। बात समझ रहे हो? जी सर। ये राम और श्याम जो है ये किसके रिस्पेक्ट के कह रहा है? बॉब को देख रहा है। तो बॉब को देख रहा है, राम इनर्शियल फ्रेम में नहीं है, वो नॉन इनर्शियल में कहलाएगा, और श्याम जो है कहलाएगा इनर्शियल फ्रेम में। क्या कहलाएगा? इनर्शियल फ्रेम से देख रहा है। और राम किस में चला जाएगा? ये चला जाएगा नॉन इनर्शियल। किस में चला जाएगा? नॉन इनर्शियल। और इसी नॉन इनर्शियल में हम लोग लगाते हैं, इसी नॉन इनर्शियल में हम लोग लगाते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम लोग यूज करते हैं सूडो फोर्स। क्या यूज करते हैं? सूडो फोर्स। क्लियर है ना बउआ? जी सर क्लियर है। इसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम लोग लगाते हैं सूडो फोर्स। क्या लगाते हैं? सूडो फोर्स। चलिए जानते हैं अब सूडो फोर्स क्या होता है। देखो सूडो फोर्स मतलब FP, सूडो फोर्स बराबर -m है। क्या हो जाएगा? -m है।
सूडो फोर्स Fe, ये हो जाएगा मास, क्या है, मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी। क्लियर है ना जी सर, क्लियर है। Fs, ये निगेटिव साइन किसको दिखाएगा, डायरेक्शन को। किसको दिखाएगा, ये निगेटिव साइन दिखाएगा डायरेक्शन को। क्लियर है ना जी सर, क्लियर है। तो सूडो फोर्स याद रखना माइनस लगाना है। जैसे ही तुम सोच लो तुम क्या करोगे, इधर वाले सवाल में देखो, जैसे ही बॉडी एक्सेलरेशन आगे हो रहा है, अब नॉन यूनिवर्सल फ्रेम इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, बॉब के पीछे लगा देना है एम ए। क्या लगा देना है, एम ए। फोर्स है ना, होना तो चाहिए आगे, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ना आगे, इसके रिस्पेक्ट में ना आगे जा रहा है एक्सेलरेशन से। लेकिन ये इनर्शियल फ्रेम था, F बराबर एम ए। इनर्शियल फ्रेम के लिए तुम लिख सकते हैं F बराबर एम ए। लेकिन नॉन इनर्शियल अगर फ्रेम है, अगर यही अंदर में बैठ के देख रहा है, तो ये तब ना बॉडी पीछे आया था। देखो ये पीछे आया था ना, अरे पीछे आया था ना, ये किसके वजह से, सूडो फोर्स के वजह से। एम ए पीछे की तरफ, बॉडी आगे जा रहा है, ये आगे जा रहा है, वी वेलोसिटी से, ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। क्लियर है ना, क्लियर है ना। हाँ, तो बाहर में जो देख रहा है, बाहर वाला व्यक्ति देखेगा तो वो तो समझेगा कौन सा फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम। लेकिन जो व्यक्ति अंदर में है, अंदर वाले के लिए ये दिखेगा नॉन इनर्शियल। क्या है, नॉन इनर्शियल। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में ना बउआ, नॉन इनर्शियल फ्रेम में ना तुम लगा सकते हो पीछे की तरफ, मतलब हमेशा नॉन इनर्शियल की तरफ डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो सूडो फोर्स क्या होता है सर, माइनस एम ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे, माइनस एम ए। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना, मेरे को बताओ, कमेंट करोगे। समझ में आ गया नहीं है, सूडो फोर्स यूज करेंगे किसमें, नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल क्या होता है, जहां पे न्यूटन्स लॉस वैलिड नहीं होता है। न्यूटन्स लॉस को वैलिड करना है तो सूडो फोर्स लगता है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर एक्सेलरेशन है उसके जस्ट अपोजिट, उसके जस्ट अपोजिट लगता है। चलिए बच्चों, तो हम लोग समझ गए कि सूडो फोर्स कहां पे लगेगा। क्लियर है ना बउआ। चलिए सर, अब हम लोग देखते हैं कुछ सवाल, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। यहां पे क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन स्टैंडिंग इन एन एलिवेटर इन विच सिचुएशन ही फाइंड। एक बात और बताते हैं, एक बात और बताते हैं, एलिवेटर का केस, लिफ्ट या सीढ़ी वाला लिफ्ट जो होता है उसके केस में देखो क्या होता है। मान लो ये लिफ्ट है, यहां पे कोई आदमी खड़ा है। अब ये आदमी अगर मान लो लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन ए से, तो यहां पे जी इफेक्टिव जो तुम निकालोगे, जो नेट जी निकालोगे, ये होगा जी प्लस ए। क्या हो जाएगा, जी प्लस ए। याद रखना, जो जी इफेक्टिव नेट ग्रेविटी जो होगा इस पे लगेगा वो जी प्लस ए। मतलब जब तुम ऊपर जाओगे लिफ्ट से तो भारी महसूस होगा, तुमको लगेगा मेरा वजन बढ़ गया है। जब ये ऊपर जाओगे तब का कंडीशन है। क्लियर है ना, जब तुम ऊपर जाओगे तब का, ये कोई मैन है। लेकिन जब तुम इसी लिफ्ट से, जब तुम इसी लिफ्ट से जब तुम नीचे आओगे, एक्सेलरेशन नीचे होगा, तो जी इफेक्टिव का मान घटता है, जी माइनस ए हो जाता है। मतलब बढ़ता कब है, जब ऊपर जाएगा, घटता कब है, जब नीचे आएगा। क्लियर है ना। तो याद रखना, कब आदमी को हौला महसूस होगा, खुद को अपने वजन से हौला, जब लिफ्ट नीचे आएगा। जब ऊपर जाएगा जी इफेक्टिव बढ़ेगा, बढ़ेगा तो वेट बढ़ेगा, जी इफेक्टिव घटेगा तो वेट भी घटेगा। कब, जब ये नीचे आ रहा होगा लिफ्ट। ये क्लियर है ना, ये याद रखना, ये याद रख लेना तुम। लिफ्ट का केस है, किसका केस है, लिफ्ट का केस है। क्लियर है ना। चलिए, तो याद रखना सवाल क्या कह रहा है कि ए पर्सन स्टैंडिंग इन एन एलिवेटर, ठीक है ना, इन विच सिचुएशन ही फाइंड हिज वेट लेस। कब अपना वेट लेस महसूस होगा, जब लिफ्ट हमारा नीचे आ रहा है। देखो तो कहीं है, द एलिवेटर मूव्स अपवर्ड, द एलिवेटर मूव्स डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बिल्कुल सही है, नीचे की ओर आ रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। बाकी सब तो फर्जी सवाल है। देखो एम्स 2005 का सवाल है, बहुत ही मेडिकल का टफेस्ट एग्जाम होता है एम्स, उसके 2005 में सवाल पूछा हुआ है, मेनली कंसेप्ट के बेसिस पे था। कंसेप्ट अगर तुमको पता है, अगर तुम फील भी किए होगे तो तुम जान सकते, सवाल का आंसर लगा सकते हो। चलिए सर, हम लोग जान गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो तो, ए लिफ्ट इज मूविंग डाउन, लिफ्ट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है मतलब घटेगा जी इफेक्टिव का मान। तो कह रहा है मैन इन द लिफ्ट ड्रॉप्स अ बॉल इनसाइड द लिफ्ट। मान लो ये कोई लिफ्ट है, ये कोई आदमी है, किसी बॉल को ड्रॉप किया, किसी बॉल को ड्रॉप किया, ठीक है सर। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एज ऑब्जर्व बाय द मैन इन द लिफ्ट, कह रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉल क्या होगा, जो मैन ऑब्जर्व किया, जो आदमी ऑब्जर्व किया लिफ्ट में, इसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है। एंड मैन स्टैंडिंग स्टेशनरी ऑन द ग्राउंड रिस्पेक्टिवली। अब कोई आदमी ग्राउंड पे है, तो एक बार बताओ, ये तो हो गया नो इनर्शियल ऑब्जर्वर,
ये तो हो गया इनर्शियल ऑब्जर्वर, वास्तविक में ये देखेगा इसको, तो वास्तविक में ये इसको देखेगा तो जी से ही ना। यारे भाई ये इनर्शियल ऑब्जर्वर है, ये बाहर वाले व्यक्ति के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है इनर्शियल, तो लास्ट वाला जो है द मैन स्टैंडिंग और स्टेशनरी ऑन द ग्राउंड रिस्पेक्ट, इसके लिए तो ये जी ही दिखेगा, इसके लिए तो ये जी ही से दिखेगा, इनर्शियल ऑब्जर्वर है। ठीक है सर। अंदर वाला बात आया अंदर वाला, तो अंदर में ये आदमी ड्रॉप किया बॉल, तो अंदर में क्या होगा, इसको फील होगा, तो ये बॉल में जो ग्रेविटी है वो घट जाएगा ए से, जी माइनस ए हो जाएगा। तो कहीं है जी माइनस ए और जी माइनस ए और जी, बाकी तो जी माइनस जी नहीं, ए जी नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है ना। बाहर वाला के लिए वो इनर्शियल ऑब्जर्वर है, बाहर वाला उसके लिए तो जी ही दिखेगा ना, ये लिफ्ट नीचे आ रहा है, बात समझ रहे हो ना, तो इसके लिए तो वो जी ही होगा खाली, क्या जी इफेक्टिव क्या होगा, सिर्फ जी होगा। लेकिन जो अंदर में बॉल को गिराया है, जो बॉल को क्या किया, ड्रॉप किया, बॉल को जो ड्रॉप किया, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको जी माइनस ए करो, क्या कवर करेगा, जी माइनस ए। क्लियर है, क्लियर है ना जी सर क्लियर है। चलिए चार्ज का हमारा चैप्टर होता है खत्म। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एक एक कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा है। तो बच्चों आप लोग से यही उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया से पढ़ेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, डीपीपी सॉल्व करेंगे, जो भी क्वेश्चंस प्रॉब्लम आते हैं मेरे से टेलीग्राम पे पूछेंगे आप लोग, ठीक है ना। अब इसमें कुछ स्प्रिंग के क्वेश्चंस भी हैं, कुछ क्वेश्चंस और भी है, एक लेक्चर मेरा और भी आएगा जिसमें हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चंस रिलेटेड कंसेप्ट सीखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो घबराइएगा नहीं, एक लेक्चर और आएगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। स्प्रिंग फोर्स हमने देखा तो स्प्रिंग का यूज जो होता है वो कहां कहां पे है वो भी हम देखेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में, ठीक है। गुड बाय, थैंक यू सो मच।